आर्थिक समीक्षा 2022-23 देखते हैं। 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। नोट में ध्यान देने वाली बात है कि 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। आइए देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। आपका वित्तीय वर्ष दिया है 2021-22 का अंतिम अनुमान और जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का दिया है। ठीक है, तो 21-22 का अंतिम अनुमान जो है जीडीपी में जो वृद्धि हुआ था 8.7% का हुआ था, लेकिन वहीं पर राजकोषीय घाटा जो है आपका जीडीपी का 6.7% हुआ। और 2022-23 का पहला अग्रिम अनुमान जो है आपको 7% लगाया गया था जीडीपी का कि 7% वृद्धि करेगा, लेकिन राजकोषीय घाटा जो है आपको जीडीपी का 6.4% हुआ। और 2023-24 में अनुमानित जो है आपका 6 से 6.8% की वृद्धि रखा गया है जीडीपी का। और अभी राजकोषीय घाटा क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, अभी चल रहा है। आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जीडीपी वृद्धि दर। आपका 2019-20 में आपका जीडीपी जो है आपका 3.7% से वृद्धि कर रहा था, और वही जो है 20-21 जो कोरोना काल में ये आपको गिर कर जो है -6.6 हो गया। और ठीक इसका उल्टा यानी 2021-22 में ये एक लंबा छलांग लगाकर 8.7% पर पहुंच गया। तो इस तरह से जो है एक बार ऊपर से डायरेक्ट नीचे जाके डायरेक्ट ऊपर उठना ही जो है वी शेप जीडीपी कहलाता है। चलिए 2022-23 में जो है आपका जीडीपी जो है 7% ये अनुमानित किया गया था, और 2023-24 में 6 से 6.8 है। तो इसको एक बार आप लोग देख लेंगे। आइए देखते हैं राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का, ठीक है ना। ये 2019-20 में आपका 4.7 था, और 20-21 में आपका 9.2 था राजकोषीय घाटा, और 21-22 में आपका 6.7% था, और 22-23 में आपका 6.4% आपका राजकोषीय घाटा था। आइए एक नज़र देखते हैं मुद्रास्फीति। ये जो है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित भी है और थोक मूल्य सूचकांक पर भी है। तो ये देखते हैं आपका 2019-20 में आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर जो है आपका 4.8% था मुद्रास्फीति, और वहीं थोक मूल्य सूचकांक पर जो है आपका 1.7% था मुद्रास्फीति। और 20-21 में आपका जो है थोक मूल्य सूचकांक पर जो है आपका 1.7 था, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर जो है ये 6.2 था। और 21-22 में ये आपका थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति जो है आपका 13% था, और उसी के साथ साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति जो है 5.5 थी। और 2022 से 23 में जो है आपका थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति जो है आपका 11.5% थी, यानी है अभी। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है मुद्रास्फीति जो है आपका 6.8 है, यानी 2022-23 में। चलिए बाकी ये सब जो है आप लोग देख लेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार जो है आपका 19-20 में जो है आपका $478 बिलियन था, और 20-21 में आपका $577 बिलियन था, और 21-22 में $607 बिलियन, और 22-23 में आपका जो है $563 बिलियन है आपका विदेशी मुद्रा हम लोगों के भारत में। कृषि आइए देखते हैं विभिन्न देशों का निवल शून्य प्रतिज्ञा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से कम करने से संबंधित ये जो है आपका लक्षित वर्ष दिया गया है सभी देशों का। तो भारत का है आपका 2070, और चीन, रूस, इंडोनेशिया और सऊदी अरब का है आपका 2060, और तुर्की का है 2053, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, और यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये इन सभी का जो है आपका 2050 तक लक्ष्य रखा गया है कि अपने कार्बन को मात्रा जो है कम करके नीचे लेके आएंगे। और जर्मनी का है आपका 2045। आइए देखते हैं मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि, यानी अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर, यानी कृषि और संबंध क्षेत्र,
यानी कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवाएं। तो कृषि क्षेत्र में आपका जो है 21-22 में जो वृद्धि हुआ है 3% का हुआ है, और 22-23 में जो वृद्धि हुआ है आपको 3.5% का हुआ है। और औद्योगिक क्षेत्र में जो आपका 21-22 में वृद्धि जो हुआ है 10.3% हुआ है, और 22-23 में जो है 4.1 की वृद्धि हुआ है। और सेवाओं में जो है आपका 21-22 में जो है 8.4% की वृद्धि हुआ है, और आपका जो है 22-23 में जो है आपका 9.1 का जो है वृद्धि हुआ है। इसको देख लेंगे। आइए देखते हैं वर्ष 2023-24 में विश्व के विभिन्न क्षेत्र में भारत का स्थान। यानी वैक्सीन निर्माण में जो है भारत का स्थान पहला है, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में आपका पहला है, दुग्ध उत्पादन में आपका पहला है, कच्चे इस्पात के उत्पादन में आपका दूसरा स्थान है, मोबाइल फ़ोन निर्माण में आपका दूसरा स्थान है, और अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आपका तीसरा स्थान है, फार्मास्यूटिकल्स फार्मा उद्योग में आपका तीसरा स्थान है, यात्री गाड़ियों के निर्माण में आपका चौथा स्थान है, रेलवे नेटवर्क में आपका चौथा स्थान है, विदेशी मुद्रा भंडार में आपका छठा स्थान है, विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में आपका 7वां स्थान है, मांस उद्योग में आपका जो है 8वां स्थान है, और विश्व व्यापार के सेवा आयात में आपका जो है 10वां स्थान है। आइए देखते हैं आर्थिक समीक्षा टू द पॉइंट। ये आर्थिक समीक्षा जो है 2022-23 का जो है कुल 12 अध्यायों में बांट कर दिया गया है। आइए पहला अध्याय देखते हैं, अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23 यानी पूर्ण सुधार। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर जो है 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई थी। वित्त वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान, यानी विभिन्न एजेंसी है आपका एडीबी, मूडी, फिच, वर्ल्ड बैंक। यानी जो है एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है आपका 7% रखा है भारत का विकास दर, और ये 2023 के लिए। और मूडी जो है आपका 7% रखा है, फिच जो है 7% रखा है, वर्ल्ड बैंक जो है आपका 6.9% रखा है 2023 में भारत का विकास का अनुमान लगाया है। और आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मुद्रा फंड जो है आपका 6.8 रखा है, और आरबीआई जो है 6.8 रखा है, सेबी जो है 6.8 रखा है, और ओईसीडी जो है आपका 6.6 रखा है। भारत का विकास जो है 2023 में अनुमानित लगाया गया है। नोट में है इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसतन विकास दर जो है 6.9 अनुमानित किया है। क्रय शक्ति क्षमता यानी PPP के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और बाजार विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आइए देखते हैं अध्याय 2। यह अध्याय जो 12 अध्याय में बांटा गया है, ये दूसरा देखते हैं, भारत की मध्यावधि विकास परिदृश्य यानी आशावादी तथा विश्वसनीय। यह अध्याय यह दर्शाता है कि महामारी पूर्व वर्षों की तुलना में अब भारत का विकास परिदृश्य बेहतर नजर आ रहा है, और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होने के लिए तैयार है। सरकार के अनुसार 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी NIP और 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी NMP से बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार की गई है। आइए देखते हैं अध्याय 3 राजकोषीय विकास यानी राजस्व सुधार। अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान सकल पर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में दमदार वृद्धि से संभव हुई है। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में औसतन मासिक सकल जीएसटी संग्रह में अप्रत्याशित वृद्धि लिखी। ये आपका जो है फाइनेंशियल ईयर जो आपका 21 दिया है, आपका 0.95 जो है लाख करोड़ का जो है जीएसटी संग्रह हुआ है, और फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 2022 में 1.24 लाख करोड़ रुपया का जीएसटी जो है संग्रह हुआ है, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1.49 लाख करोड़ रुपया का जो है आपका जीएसटी संग्रह हुआ है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया। सरकार को पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति से भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच के अंतर को धनात्मक रखने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले वर्षों में ऋण जीडीपी अनुपात
को एक दायरे में रखना संभव हो पाएगा। आइए अध्याय 4 देखते हैं, मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की। सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात यानी GNPA घटकर पिछले 7 वर्षों के निचले स्तर पर यानी 5% पर पहुंचा। भारत में वित्त वर्ष 2023 अप्रैल दिसंबर में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछा छोड़ा। आइए अध्याय 5 देखते हैं, कीमतें और मुद्रास्फीति यानी नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही। सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई, जो निम्नलिखित है। प्रमुख कच्चे माल फेरोनिक्स, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती की गई। कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया। गेहूं की निर्यात पर रोक लगा दी गई। सामाजिक अवसंरचना और रोजगार, व्यापक व्यवस्था। जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकार व्यय में वृद्धि की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में GDP का 2.1% हो गया। बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर जो है अंडर 5 AMR और नवजात शिशु मृत्यु दर NMR में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया है। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया है कि UNDP के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005 से 6 से वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से उबर गए हैं। वर्ष 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक PM श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीके की 220 करोड़ से अधिक खुराक लोगों को दी गई। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल विकसित किया गया, जिसका सत्यापन आधार से होता है। 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। आइए अध्याय 7 देखते हैं, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2023 से पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने अब 2023 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। इससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की कमी आ जाएगी। भारत अपनी GDP का अत्यंत तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% कम कर देगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को उद्देश्य में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क नेटवर्क 2022 में जारी किया गया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसे जारी करने और इसका सत्यापन करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया है। वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू की गई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा वर्ष 2030 तक कम से कम 5 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली जाएगी।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की संचयी कटौती की जाएगी। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि की जाएगी और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी की जाएगी। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अधिष्ठापित किया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं और इन्हें मजबूत किया जा रहा है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने का प्रमुख लक्ष्य है। 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC को सूचित करने के लिए भारत ने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC प्रस्तुत किया। भारत ने अपना पहला NDC अक्टूबर 2015 में UNFCCC को प्रस्तुत किया था, जिसमें 8 लक्ष्य शामिल थे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7,204 मिलियन टन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक 1024 मिलियन टन है। इसके बाद मध्य प्रदेश 609 मिलियन टन का स्थान है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व फैले हैं, जो जंगली बाघों को वैश्विक आबादी का 75% इसमें रहते हैं। देश के 17 टाइगर रिजर्व CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं और 2 को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिल चुका है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 है और 12,852 तेंदुए हैं। पूरे विश्व के 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में है। आइए अध्याय 8 कृषि और खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक को देखते हैं। प्रथम अग्रिम अनुमान यानी 2022-23 के अनुसार भारत में 315.7 मिलियन टन जो है कुल खाद्यान्न, जिसमें खरीफ फसलों का उत्पादन जो है 104.9 मिलियन टन अनुमानित है। पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। वर्ष 2021-22 के कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सिर्फ 3% की वृद्धि देखी गई है। 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया। 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि किसानों को सभी जरूरी फसलों को उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से खरीफ, रबी समेत सभी 22 फसलों के लिए MSP दिया जा रहा है। 23 दिसंबर 2022 तक 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 में की गई थी। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया था। तीसरे अग्रिम अनुमान 2021-22 के अनुसार 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष पहल के माध्यम से भारत मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत ने 5.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया, जो एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। सहकार से समृद्धि विजन को साकार कराने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। 2021-22 के दौरान कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का 10.9% था।
सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार अगले 1 साल के लिए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। कोविड-19 महामारी के चलते गरीबों को हुए आर्थिक व्यवधान के कारण अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण प्रथम की शुरुआत की गई थी। अभी तक इसके आगे भी विभिन्न चरणों को लागू किया जा चुका है। चरण 7वां अक्टूबर से दिसंबर 2022 को शामिल करने वाला नवीनतम चरण है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान किया जाता है। पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना ई नाम के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया। आइए अध्याय 9 उद्योग अस्थायी विकास देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद से सबसे अधिक रहा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है, जिसके हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2021 में 29 करोड़ यूनिट भारत ने कर दिया। भारत विश्व को सबसे अधिक जेनरिक दवाई उपलब्ध कराने वाला देश है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति में 20% की हिस्सेदारी रखता है। फार्मास्यूटिकल्स फार्मा उद्योग में भारत दुनिया में तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 4 गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2019 में एफडीआई $180 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में $699 मिलियन हो गया है। भारत विश्व के 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता भी है। भारत का लक्ष्य 2025 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्त वर्ष 2019 में $4.4 बिलियन से वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन तक लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कोयले का उत्पादन बढ़कर 911 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% अधिक है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समेकन को और बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई थी। यह 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र शामिल है। मेक इन इंडिया 2.0 27 क्षेत्रों के साथ साथ 24 उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसरण में और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने PLI योजना शुरू की है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए PLI योजनाएं अगले 5 वर्षों में अनुमानित 4 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के साथ 24 श्रेणियों में शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2022 में PLI योजनाओं के अंतर्गत 47,500 करोड़ रुपए का निवेश देखा गया है। आइए अध्याय 10 देखते हैं, सेवाएं और शक्ति का स्रोत। वित्त वर्ष 2022-23 में सेवाएं क्षेत्र में 9.1% की वृद्धि से बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सेवा निर्यात $254.5 बिलियन रहा। वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र के सूची में भारत को 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। भारतीय बीमा बाजार दुनिया में 10वां सबसे बड़ा है। अध्याय 11 वैशेषिक क्षेत्र यानी सतर्क और आशावान देखते हैं। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात $332.8 बिलियन रहा। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात $551.7 बिलियन रहा। भारत ने अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इस सूची में सबसे नया भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA है, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए और यह 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ था।
इससे पहले भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA है, जिस पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और आधिकारिक तौर पर यह 1 मई 2022 को प्रभावी हुआ था। आसियान सदस्यों और 6 अन्य WTO सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी समझौता RCEP 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित और 1 जनवरी 2022 से प्रभावित हुआ। कृषि उत्पादों में परिवहन में किसानों की सहायता करने के लिए अगस्त 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी। कृषि उड़ान 2.0 को अक्टूबर 2021 में मौजूद प्रावधानों को बढ़ाते हुए प्रारंभ किया गया था। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता घाटा जो है CAD जो है GDP का 3.3 दर्ज किया गया। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता शेष जो है CAB यानी GDP का 4.4 दर्ज किया गया। दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है आपको 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। नवंबर 2022 तक भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक बना था। सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण जो है 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें दीर्घकालिक ऋण जो है 478.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अल्पकालिक ऋण जो है 131.7 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर था। आइए अध्याय 12 भौगोलिक और डिजिटल अवसंरचना देखते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी NIP के तहत कुल 141.4 लाख करोड़ रुपए की 89,151 परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत वित्त वर्ष 2019-20 से अगले 5 वर्ष वित्त वर्ष आपको 2024-25 के लिए की गई थी। अगस्त 2021 में शुरू हुए राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन यानी NMP 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ कार्य कर रही है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत 23 अगस्त 2021 को की गई थी। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 0.9 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण लक्ष्य हासिल किया गया। वित्त वर्ष 2023 के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है। 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लक्ष्य क्षमता जो है 40 गीगावाट है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17.2 लाख गीगावाट घंटा विद्युत उत्पादन हुआ है। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल यानी 59.1% और द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा यानी 27.5% और तृतीय सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रो यानी 11.7% का है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया। वित्त वर्ष 2023 में अक्टूबर 2022 तक 4,060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। अब भारत में राजमार्गों की कुल नगण्य लंबाई जो है 14,850 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जल मार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में 106 नए जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग यानी नेशनल वाटर घोषित किया गया, जिससे देश में नेशनल हाईवे की कुल संख्या 111 हो गई। 100 साल पुराने अधिनियम के स्थान पर अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 लागू किया गया, ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पतनों को निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित किया जा सके। 68,031 मार्ग जो है किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 2019-22 के दौरान UPI आधारित लेन देन के लिए मूल्य के संदर्भ में 121% की वृद्धि और मात्रा के संदर्भ में 115% की वृद्धि देखी गई है। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ है, जिसमें से 44.3% उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र से हैं। नवंबर 2022 तक कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 97% मोबाइल फ़ोन वायरलेस द्वारा जुड़े हुए हैं।
भारत में कुल टेली घनत्व 84.8% है, जिसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा 270% और बिहार में सबसे कम यानी 55.4% है। 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% की वृद्धि हुई है। जून 2022 की स्थिति के अनुसार लगभग 84 करोड़ ग्राहकों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। दोस्तों, इस चैप्टर से इतना ही रहने देते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो जो है आपको अगले वीडियो में बनाया जाएगा। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।